औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशिक हुसैन पठान। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जीनियस में, और इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल पढ़ाई कर रहे होंगे घर में, सेल्फ स्टडी, और स्कूल में भी, आपके स्कूल भी चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक हमारा जो है फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो चैप्टर है हमारा, जिसमें हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डिस्कस किया है। तो आज न्यू टॉपिक है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक्चुअली दीज आर द पॉलीमर्स, दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं। दीज आर द कॉम्प्लेक्स वन, दीज आर द कंपोज्ड ऑफ देयर मोनोमर्स व्हिच आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन उससे पहले हम इनके नाम को देखें और इनकी डिस्कवरी। इनका जो नाम न्यूक्लिक एसिड है, इनको क्यों न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ये नाम डिस्कवरी से हमें पता चलता है, ये हमें डिस्कवरी की तरफ ले जाता है। तो अगर इनकी डिस्कवरी देखें तो देयर वाज अ साइंटिस्ट व्हिच नेम्ड फ्रेडरिक मीर्चर। इट वाज अ स्विस साइंटिस्ट। ये स्विस साइंटिस्ट था, 22 या 24 इयर्स ओल्ड एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था फ्रेडरिक मीर्चर। ये फ्रेडरिक मीर्चर, इसका मेन कंट्रीब्यूशन है इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी में। इसने क्या किया, यानी एक बैंडेज, बैंडेज यानी हम किसको बोलते हैं, वो जो पट्टी हम लगाते हैं जब हमारी इंजरी हो जाती है, जो ऊपर से पट्टी डॉक्टर चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंडेज। तो ये इसने एक किसी हॉस्पिटल के बाहर से कहीं से एक बैंडेज ली, जो किसी जख्म से उतरी हुई बैंडेज थी। जैसे हमें ये फंसी फोड़ियां वगैरह निकलते हैं या कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर उसमें पस बनती है, पस। ये पस एक मिक्सचर होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें डेब्रिस टिश्यूज, ये व्हाइट ब्लड सेल, बैक्टीरिया, सब चीजें और डिफरेंट सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो बैंडेज को पस लगी हुई थी, यानी कि पस सेल जो थे उसमें, पस सेल्स यानी वो सेल जो पस में मिलते हैं, तो उस बैंडेज को लगे हुए थे। फिर उस पस सेल को इसने आइसोलेट किया। फिर उस पस सेल में से इसने एक सब्सटेंस आइसोलेट किया, ड्राइव किया, अलहीदा किया, जो सब्सटेंस बिल्कुल पहले कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से डिफरेंट था। यानी जाहिर बात है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले उनकी स्टडी होती है, उस स्टडी के बुनियाद पर ही फर्दर स्टडी करते हैं, क्योंकि दे नो बेटर अबाउट द स्टडी व्हाट दे हैव स्टडीड इन द पास्ट। जो भी पहले उन्होंने पढ़ा है, यानी उनके बुनियाद पर ये फर्दर स्टडी करते हैं। तो उनको पता था कि कार्बोहाइड्रेट की नेचर क्या होती है, प्रोटीन की क्या होती है, या लिपिड्स की क्या होती है। यानी इसने उसको ऐसा समझे कि डिफरेंट पाया। ही फाउंड इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट सब्सटेंसेस, जो दूसरे सब्सटेंसेस थे उनसे डिफरेंट पाया। तो इसमें क्योंकि पस सेल के न्यूक्लियस में, यानी आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल यानी पस सेल के न्यूक्लियस में से, क्योंकि यह यूकेरियोटिक सेल था, इंसान का ही था ऐसा समझे, तो उसके पस सेल में से ये सब्सटेंसेस आइसोलेट किया। तो इस सब्सटेंस को इसने नाम दे दिया न्यूक्लिन। It was named as nuclein, yani the substance which was discovered, which was found in the nucleus of pus cell. It was named as nuclein, क्योंकि न्यूक्लियस से पाया गया तो नाम भी न्यूक्लिन दिया गया। अब ड्यू टू डिस्कवरी इन द न्यूक्लियस, so it was called nuclein. But it was different from the other substances like the carbohydrate, proteins and lipids. उनसे ये बिल्कुल मुनफरिद था, डिफरेंट था। एंड दिस इज न्यू वन, यानी ये एक अलग है। तो उसके बाद
दूसरा साइंटिस्ट अल्ब्रेक्ट कोसेल, और ये जो डिस्कवरी हुई ये 1869 में, फिर 1880 में 1880 में देयर वाज एन अदर साइंटिस्ट अल्ब्रेक्ट कोसेल, ये अदर साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने भी इस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड में कंट्रीब्यूट किया। इसने यानी इस पर फर्दर स्टडी की, उसको फिल्टर किया, बाद में ये डिस्कवर किया कि इट हैज एसिडिक नेचर, यानी ये मालूम किया कि इसकी केमिकल नेचर क्या है। तो ये मालूम हुआ कि इट हैज एसिडिक नेचर, यानी इस सब्सटेंस को जिसको हम न्यूक्लिन बोलते थे, इट वाज एसिडिक इन नेचर, वो नेचर में एसिडिक था। इट वाज नॉट बेसिक, इट वाज नॉट साल्ट, तो ये न साल्ट था, न बेस था, न न्यूट्रल था, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एसिड वाली थी। तो एसिड की जब प्रॉपर्टीज की मालूम हुई तो इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी द ऑर्गेनिक एसिड that was found first time in the nucleus of the cell, especially the pus cell, by the scientist, so it was ultimately called nucleic acid। यानी न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पस सेल के न्यूक्लियस में मिला और उसकी जो केमिकल नेचर थी वो एसिडिक नेचर थी, नेचर में ऑर्गेनिक था, तो इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड अलोंग विद इट्स नेम। इसके नाम के साथ यानी न्यूक्लिक एसिड हम क्यों बोलते हैं, इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, यानी दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दिस इज द पॉलीमर, ये पॉलीमर है और मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल हम किससे बोलते हैं, जैसे हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ देयर मोनोमर्स, देयर माइक्रोमर्स मोनोसेक्राइड। जैसे हम प्रोटीन्स बोलते हैं, प्रोटीन्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ देयर मोनोमर, माइक्रोमर, अमाइनो एसिड्स। तो लाइक देम, उनकी तरह ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल है, हेवी वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस ये दिस इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ देयर इट्स मोनोमर्स व्हिच आर नॉन एज न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये अपने न्यूक्लियोटाइड्स से बने हैं। लाइफ में जो मेन रोल है, यानी टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू प्रोसेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इवोल्यूशन, जो लाइफ की मेन प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर डेल्ट बाय द न्यूक्लिक एसिड, वो उनको डील न्यूक्लिक एसिड करता है, यानी उनका जो कंट्रोल है वो न्यूक्लिक एसिड में है। बाकी तो हर कंपाउंड का, हर सबस्टेंस का रोल है, लेकिन इनका रोल लाइफ में निहायत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब न्यूक्लिक एसिड को हम फर्दर डिटेल में पढ़ें तो इट इज वेरी नेसेसरी टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट इट्स मोनोमर्स व्हिच आर नॉन एज न्यूक्लियोटाइड्स। इसके जो मोनोमर्स हैं हम उनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे, ये न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हो जाएंगे। हम इन्हें मोनोमर्स भी बोल सकते हैं और इन्हें हम माइक्रोमर्स भी बोल सकते हैं और इन्हें हम सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम हम इनको बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या। सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी करेंगे। Nucleotides. Actually, nucleotides are the monomers of nucleic acids. These are the micromers. These are the basic units, subunits, और ये सिंपल कंपाउंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये खुद, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ये खुद इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी जो बनावट है,
दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अगर हम देखें कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, यानी ये खुद जो एक एक न्यूक्लियोटाइड है ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। अब सबसे पहले हम उन 3 कंपोनेंट की स्टडी करेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन, उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड। तो वो 3 कंपोनेंट कौन से हैं जिससे ये एक न्यूक्लियोटाइड, अब देखिए ना, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये 2 टाइप्स का होता है, एक डीएनए दूसरा आरएनए, जो आगे हम स्टडी करेंगे। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो इनके अल्टीमेटली जो बेसिक यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं दोनों के। ये अलग बात है कि थोड़ा डिफरेंस है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड में फर्क है, जो हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन जो इनका जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल कंपोजिशन, हम वो डिस्कस करें। तो इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 पर पेंटोज शुगर, the first component of the nucleotide, that is the pentose sugar। pentose sugar हम किसको बोलते हैं? यानी 5 कार्बन शुगर। दिस इज द मोनोमर, ये एक मोनोमर है जो 5 कार्बन पर। याद करें हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के टॉपिक मोनोमर्स में जब मोनोसेक्राइड पढ़ रहे थे तो पेंटोज पढ़ा था 5C शुगर, यानी जिसकी हमने फार्मूला C5H10O5 लिखा था। तो ये वही पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन है। दिस इज द पेंटोज शुगर। ये एक ऐसा समझें कि मोनोसेक्राइड है। ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये मेन रोल प्ले ये पेंटोज शुगर करती है। दूसरे नंबर पर द नंबर 2 कंपोनेंट, दैट इज द नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेस यानी जो एक ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं जिनमें नाइट्रोजन भी होती है, तो हम उनको नाइट्रोजीनस बेसिस बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन। ये तो जाहिर बात है, जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद हो हम उसे नाइट्रोजीनस बोलते हैं, चाहे वो नाइट्रोजीनस वेस्ट हो या नाइट्रोजीनस कंपाउंड यूजफुल हो। तो नाइट्रोजीनस बेसिस एक्चुअली दीज आर द ऑर्गेनिक बेसिस जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है, तो इन्हें हम इसीलिए नाइट्रोजीनस बेस बोलते हैं। नंबर 3 पर जो होता है दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं, हम इन्हें फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। अब जो हमारी पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर अगर देखा जाए दिस इज द 5 कार्बन शुगर। ये न्यूक्लियोटाइड्स का मेन कंपोनेंट होता है, यानी ऐसा समझे जो बैकबोन बनाती है टू कंबाइन विद द फास्फोरिक एसिड, फास्फेट से मिलकर वो ये पेंटोज शुगर होती है। लेकिन हम अगर न्यूक्लिक एसिड में देखें तो पेंटोज शुगर 2 किस्म की होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, यानी एक हमारी पेंटोज शुगर हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे राइबोज। अब राइबोज में C5H10O5 ये राइबोज की जनरल फार्मूला हो जाएगी, यानी C5H10O5 ये राइबोज शुगर हो जाएगी, कंप्लीट पेंटोज शुगर। दिस इज फाउंड इन द RNA, यानी द न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA। जो RNA का न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जो पेंटोज शुगर होगी वो राइबोज होगी, कभी भी डीऑक्सीराइबोज नहीं होगी, यानी एक पेंटोज ये हो जाएगी। दूसरी जो पेंटोज होगी दैट इज द डीऑक्सीराइबोज, यानी वो राइबोज जिसमें से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव्ड है। नाम से ही पता चल रहा है द पेंटोज शुगर, aldehyde पेंटोज शुगर in which 1 ऑक्सीजन एटम इज रिमूव्ड। कहां से रिमूव्ड है? कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, जस्ट ऑक्सीजन नहीं है। तो कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो रिमूव्ड है।
तो इसीलिए हम इस पेंटोज को डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। इसकी जो मतलब फार्मूला होगी वो होगी C5H10O4। देखें एक ऑक्सीजन जो है वो कम है यहाँ पर, यानी 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है। तो ये मैं बात कर रहा हूं पेंटोज शुगर ओनली द 1 कंपोनेंट, यानी ये एक कंपोनेंट है जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, उसके एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। वो दो किस्म के होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए होगा उसमें राइबोज होगी यानी C5H10O5, और जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का होगा यानी इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जो पेंटोज शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी। इस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के वजह से तो हम इन्हें डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए contains the pentose sugar in which the 1 oxygen atom has been removed from the carbon number 2। कार्बन नंबर 2 से 1 ऑक्सीजन एटम को रिमूव किया गया है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यानी जो कार्बन 2 है वहां से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव्ड है कार्बन नंबर 2 से। आप देखें ना, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं इस पेंटोज शुगर का तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखें ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यानी अब इसमें देखें ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है टोटल, ये पेंटोज का स्ट्रक्चर है। और ये हमारी जो है राइबोज शुगर है। अगर यहां पर हम डीऑक्सीराइबोज बनाएं तो ये देखें ये हमारी डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी। अब ये डीऑक्सीराइबोज है। देखें डिफरेंस कहां पर है, द डिफरेंस इज इन द कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में यानी ये ये राइबोज हो जाएगी, दिस इज राइबोज, दिस इज डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज है। देखिए 1 ऑक्सीजन एटम इज रिमूव्ड, यहां पर हाइड्रोक्साइड है, यहां पर ओनली हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में फर्क है। अब जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, जो भी भले एक डीएनए में 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा जिसमें राइबोज पेंटोज शुगर हो। जितने भी होंगे सब में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होगी। और आरएनए का भले बिलियंस में हो, मिलियंस में हो, उसमें या हजारों में हो, जितने भी हो, चाहे छोटा से छोटा आपका टीआरएनए है, उनका जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा इट कंटेन नेसेसरीली द राइबोज पेंटोज शुगर, उसमें राइबोज होगी, डीऑक्सीराइबोज नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है, ये दो टाइप्स की जो शुगर है, दिस इज द ओनली 1 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जनरली। लेकिन डिफरेंशिएट किया हुआ है मैंने कि जो आरएनए होगा उसमें ये राइबोज होगा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। दूसरे नंबर पर हमारी जो बेसिस हैं जिन्हें हम नाइट्रोजिनस बेसिस बोलते हैं, दीज आर द बेसिस, एक्चुअली दे आर नॉट एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक बेसिस कंटेनिंग द नाइट्रोजन, सो कॉल्ड नाइट्रोजिनस बेसिस। और ये जो बेसिस है ये दो किस्म की होती हैं, जो बेसिस है वो दो किस्म की होंगी, एक जिनको हम बोलते हैं प्यूरीन्स, दूसरी जिनको हम बोलते हैं पिरमाइडीन्स। प्यूरीन्स और पिरमाइडीन्स। प्यूरीन्स किनको बोलते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर, जिनमें डबल रिंग हो वो प्यूरीन्स है, जिनमें सिंगल रिंग हो, सिंगल रिंग हो तो वो पिरमाइडीन्स है। टोटल जो बेसिस हैं वो टोटल 5 होंगे। किसी भी न्यूक्लिक एसिड में 4 किस्म की बेसिस होगी, लेकिन टोटल 5 होगी डीएनए और आरएनए में। वैसे तो बाकी ज्यादा है, डिफरेंट है, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो डीएनए एंड आरएनए में है। वो
टोटल 5 है, लेकिन किसी भी न्यूक्लिक एसिड में 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। अब ये जो टोटल 5 है, यानी एक को हम प्यूरिन्स, दूसरी को पिरिमिडिन्स बोलते हैं। प्यूरिन्स जो है वो टोटल 2 है, पिरिमिडीन जो है वो टोटल 3 है, यानी टोटल 5 हो गई। अब ये डबल रिंग कैसे बनेगी? देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द डबल रिंग स्ट्रक्चर। और देखिए इसमें जो कार्बन होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9, बल्कि कार्बन नहीं 9 यहाँ पर एंगल्स बनाएंगे। ये जो आपको कोने नजर आते हैं, यानी ये 9 का वर्ड याद रखें, 9। तो ये 9 एंगल्स हैं इनमें। टोटल जो 2 रिंग्स हैं उसमें 9 एंगल्स हैं जो हमारी प्यूरिन से। और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें यानी 6 जो है वो एंगल्स बनती हैं। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये डबल, तो इनको हम प्यूरिन बोलते हैं, इनको पिरिमिडीन। और याद रखें एडिनाइन और ग्वानिन, तो ये हो जाएगी प्यूरिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, ये हो जाएंगी हमारी पिरिमिडीन। तो ये 3 हो जाएंगी, ये 2 हो जाएंगी, ये दोनों प्लस में ये 1, यानी कौन सी? एडिनाइन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों जो हैं दीज आर द कॉमन। और जो 2 हो जाएंगी, अब ये जो थायमीन है, थायमीन आपको डीएनए में मिलेगी। और जो यूरासिल है ये आपको आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में मिलेगी। यानी कोई भी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड आप लेंगे, उसमें एडिनाइन हो सकती है, दूसरा लेंगे उसमें ग्वानिन हो सकती है, आप साइटोसिन हो सकती है, थायमीन हो सकती है, लेकिन यूरासिल जो है वो डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में नहीं होगी। और अगर देखा जाए आरएनए को, तो आरएनए में एडिनाइन हो सकती है, ग्वानिन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, उसके न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल होगी, लेकिन थायमीन कभी नहीं होगी। यानी थायमीन इज द ओनली नाइट्रोजनस बेस दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, एंड यूरासिल इज द ओनली बेस दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए। तो ये दोनों पर्टिकुलर है, ये डीएनए में, ये आरएनए में, बाकी ये कॉमन है, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी मिलते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी मिलते हैं। तो ये 2 किस्म की बेसिस, ये 9 को याद रखें, 9 एंगल्स है, यानी ये डबल रिंग स्ट्रक्चर बनता है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है, द थर्ड कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट भी बोलते हैं, H3PO4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, हाइड्रोक्साइल OH OH। तो दिस इज द फास्फेट ग्रुप। ये थर्ड कंपोनेंट होता है जो न्यूक्लियोटाइड का, यानी आप कोई भी न्यूक्लियोटाइड लेंगे, भले डीएनए का, आरएनए का, डिफरेंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, यानी राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। और दूसरा जो डिफरेंस होगा तो उसमें डीएनए में थायमीन हो सकती है, यूरासिल कभी नहीं, और आरएनए में थायमीन नहीं हो सकती, बाकी 4 में से कोई भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस याद रखें। उसके बाद ये जो फास्फेट है, दिस इज द जनरल, ये कॉमन है, डीएनए हो, आरएनए हो, ये दोनों में सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अगर है डीएनए और आरएनए या उनके न्यूक्लियोटाइड में, तो वो है शुगर का और नाइट्रोजनस बेसिस का, वो भी थायमीन और यूरासिल में, बाकी तीनों में कोई नहीं है। लेकिन जो हमारा फास्फेट ग्रुप है, दिस इज कॉमन वन दैट इज प्रेजेंट ऑफ बोथ द न्यूक्लिक एसिड, यानी जो न्यूक्लियोटाइड ऑफ बोथ द न्यूक्लिक एसिड दोनों में मौजूद है फास्फेट ग्रुप। तो ये थर्ड कंपोनेंट है फास्फेट और
पेंटोज शुगर मिलकर यानी बैकबोन ऑफ चेन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऐसा समझें कि रंग्स बनाती है या वो जो इनसाइड बनाती हैं। तो ये मेन कंपोनेंट विद द पेंटोज शुगर। तो इंशाल्लाह न्यूक्लियोटाइड की जो फॉर्मेशन है उसके 2 स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक।